हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो मेरा नाम है महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूँ आपका एआईएच इंस्टीट्यूशन में। सो गाइस, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सीएसआर, नेट, गेट, टीआईएफआर के लिए। ओके, सो ये ओडीई अपन यहाँ पे जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए पढ़ेंगे। अपन आईआईटी जेईई के लिए ओडीई अलग है और सीएसआर, नेट, गेट, टीआईएफआर के लिए ओडीई अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि जब आप आईआईटी जेईई में पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं आप कैलकुलस टाइप में, आप पढ़ते हैं उसको क्वेश्चंस टाइप में, बट यहाँ पर आप उसको पढ़ेंगे अप्लाइड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। वहाँ पर आप सिर्फ ओडी पढ़ते हैं, ओडी या तो फॉर्म करना है या फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अपन इस ओडी में लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, इसमें रियल एनालिसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठे, आपसे पूछा जाए पीएचडी इंटरव्यू में आपने क्या पढ़ा है ओडी में, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि हमने ओडी का फॉर्मेशन पढ़ा है, हमने ओडी का सॉल्यूशन निकालना पढ़ा है, हमने जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा है। ये सब आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने क्या पढ़ी? बाउंड्री वाली प्रॉब्लम पढ़ी है, पीरियोडिसिटी पढ़ी है, ठीक है, स्टर्म लीव वाली प्रॉब्लम पढ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी है। आगे बात, स्टेबिलिटी पढ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें आप पीएचडी इंटरव्यू में बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ओडी होगी वो इस तरह से होगी कि आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठ सके और वहाँ पर ओडी के जवाब दे सके, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक छोटा सा पीएचडी इंटरव्यू का क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, वो आप क्वेश्चन देखिए, उसको समझिए कि किस तरह का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखेगा बहुत छोटा सा लेकिन होगा वो बहुत अलग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे अपन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, सो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब आपको पता ही होगा, है ना। इनका मतलब आपको पता होगा। इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि भाई टू विच वैल्यू इज असाइंड, डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ओके, नाउ लाइक इफ आई पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट मीन्स x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। सो x को तो अपन वैल्यू असाइन कर रहे हैं और y की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं। सो अ वेरिएबल टू विच the value is assigned, a variable to which value is assigned is called an independent variable, and the variable whose value is obtained is called डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अपने को जिसकी वैल्यू मिल रही है वो तो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मिल रही है वो तो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी हेल्प से मिल रही है वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लाइक y इक्वल्स 2x प्लस 3, सो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो व्हाई आर वी लर्निंग दिस? वी ऑलरेडी नो इट, देन व्हाई आर वी लर्निंग इट? ओके, सो हियर कम्स द पीएचडी क्वेश्चन। Here comes the PhD question. What is this? So now suppose if I give you the differential equation like this. आप CSR, नेट, गेट, TIFR के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होगा ही सही, ठीक है। So, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं आपको देता हूँ, now if I ask you here which one is dependent and which one is independent, तो आप उसमें क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। परफेक्ट, y डिपेंडेंट है और x अपना इंडिपेंडेंट। नाउ if I solve it using cross multiplication, it would be dx upon dy equals to 1. अब यहाँ पर तो x डिपेंडेंट दिख रहा है और y इंडिपेंडेंट दिख रहा है। अब बताओ क्या हो गया भाई? इक्वेशन तो एक ही है, तो उसका रिजल्ट जो उसका कंसल्टेंट होना चाहिए वो भी एक ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या हो गया? चलो इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, इसको dx इक्वल्स टू dy बनाएं। तो अब कौन डिपेंडेंट, अब कौन इंडिपेंडेंट? नहीं ना, नहीं बोल सकते। तो अपन सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर नहीं बोल, इन जनरली dy बाई dx मीन्स y डिपेंडेंट एंड x इंडिपेंडेंट इन जनरली, ठीक है, बट ऑल द टाइम ये ट्रू नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, तो आप उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता लगा सकते हैं क्या? सो आप बोलेंगे कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है ना, ये जो डेरिवेटिव है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द स्लोप। स्लोप मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। सो रेट ऑफ चेंज इन y अपॉन रेट ऑफ चेंज इन x। सो दिस इज द स्लोप, है ना। तो ये अपना
डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपकी रियल एनालिसिस की शुरुआत कर दी है। क्लियर है बात। चलो अब देखते हैं इसमें आगे अपन कि भाई इसका डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, देखो कोई भी चीज़ हो आपको डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है और अगर आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठे हो तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। वो आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछेंगे, वो कोई आपसे रावण नहीं पूछेंगे, रावण को किस तरह से मारा जाए वो पूछेंगे। ठीक है, सो वो कहाँ से पता चलेगा आपको, डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपन बाद में देखेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. Note, there can be dependent variable, dependent and independent variables also, dependent and independent variables also. ठीक है, यानी कि भाई वो इक्वेशन जिसमें अपने पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, जो अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तो वो अपना क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ डेरिवेटिव ही हो, उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, चाहे फिर वो कोई सा भी हो, इंडिपेंडेंट हो या फिर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी जेड प्लस साइन एक्स प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, या फिर डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन एक्स वाई, ये भी अपनी क्या है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। क्लियर बात। सो अब देखो ये तो है सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड हियर वी वुड बी लर्निंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके बारे में सीखेंगे अपन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे अपन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। सो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन क्या बोली कि वो इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो और वो इक्वेशन में एग्जिस्ट करता हो। तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से डिफरेंट है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज 1। ठीक है, इसका मतलब अगर अपने पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पूरी इक्वेशन में, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अपने पास वो क्या कहलाएगी, वो अपनी कहलाएगी ओडीई। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, कुछ भी लिख लो, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर क्या होना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और यही चीज पीडी में उल्टी जाती है, क्या कि यहाँ पीडी में अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह की चीजें अपने किस में आएगी, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी, सिस्टम ऑफ ओडी में आएगी। ठीक है, सो ओडी इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज 1। नाउ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the highest derivative, the highest order derivative, the highest order derivative present in the differential equation is the order of the differential equation. ठीक है, like d2y by dx square plus dy by dx square equals to some x square. This is the differential equation. क्लियर है,
This is the differential equation. Now here we are willing to find the order of the differential equation. So highest derivative is 2, highest order derivative is d2y by dx square. तो उसका ऑर्डर कितना है 2. That means order of this differential equation is 2. dy by dx, सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है. यहां पर अब देखो dy by dx अंडर रूट dy by dx इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पक्का डिफरेंशियल इक्वेशन है. इफ यू आर विलिंग टू फाइंड द ऑर्डर, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसी का ऑर्डर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा. बट हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं बताना है, ठीक है. कैसे बताना है फिर इसको सॉल्व करके. तो ये क्या होगा, dy by dx इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्यों बताना है, क्योंकि अब ऑर्डर जब अपन ने पढ़ लिया है तो अपन पढ़ेंगे डिग्री, ठीक है. सो हाईएस्ट पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पर देखो, अगर इस इक्वेशन को अपन देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, ठीक है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. तो ऑर्डर तो 2 आ गया. अब इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी लग रही है, 1 लग रही है. बट असल में तो क्या है, ये स्क्वायर है. तो हमें इस फॉर्म में नहीं रखना है, हमें इस फॉर्म में रखना है जिसमें पावर्स क्या हो, इंटीजर्स हो, ठीक है. नोट द पावर्स on the derivatives need to be from set of natural numbers, ठीक है. कि क्या अपनी जो पावर हो ना डेरिवेटिव्स पर, वो कहां से हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से हो. तो उससे अपन क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे, ठीक है. सो ऑर्डर मीन्स द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. नाउ द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो सपोज दैट कि अगर मैं इस तरह का लिख दूं, d2y by dx स्क्वायर का होल क्यूब, d2y dx स्क्वायर स्क्वायर प्लस y इक्वल टू सम 1 लिख दूं. तो यहाँ पे ऑर्डर तो दिख रहा है साफ साफ, कितना है, 2 है. डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है. सो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 3, और ऑर्डर कितना हो गया, 2. सो 2 इज द ऑर्डर एंड 3 इज द डिग्री. क्लियर. सो इस तरह से अपन इस पर वर्क कर सकते हैं. इस तरह से अपन अपना ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. अब देखो, इसमें एक चीज काम की आती है, वो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा. मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो अपन ओडी पढ़ेंगे वो ओडी अपनी रियल और लीनियर से मिक्स होकर होगी, ठीक है. क्या, रियल और लीनियर से मिक्स होकर होगी. अब वो किस तरह से होगी, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देता हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दिखाता हूँ. देखो, सो हियर इन दीज क्वेश्चंस यू नीड टू फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री. y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू साइन x. हियर y डबल डैश प्लस अंडर रूट y डैश इक्वल्स टू x. हियर y डबल डैश प्लस e टू द पावर y डैश इक्वल्स टू x. हियर y डैश प्लस मोड y इक्वल्स टू x. Here dy by dx in modulus plus y equals to x. Next y double dash power 3/2 equals to y double dash power 2/3, ठीक है. सो अपन इस चीज़ को देखते हैं, इन एग्जांपल्स को अपन सॉल्व करते हैं. तो इनमें अपन डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे. सो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 है. तो यहाँ पर ऑर्डर तो कितना हो गया, ऑर्डर 1 होगा, ये वाला है ना. अब इसके ऊपर पावर कितनी लग रही है, हाईएस्ट 1 लग रही है, तो डिग्री भी इसकी 1 हो गई. इसके लिए देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो y डबल डैश है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर 2. अब डिग्री, लेकिन डिग्री के टाइम पे देखो यहाँ पे अंडर रूट y डैश है, तो इसको अपन को सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे इसको अपन, भाई y डबल डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट y डैश, दोनों सब स्क्वायर करोगे तो इधर y डबल डैश का भी स्क्वायर बनेगा, है ना. इधर कुछ y डैश आ जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्व होके आएगा.
तो अब देखो, अब ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है, ठीक है। अब देखो y डबल डैश, ऑर्डर तो 2 आ गया, लेकिन डिग्री यहाँ पर डिफाइन नहीं होगी, क्यों? e टू द पावर y डैश। अब e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है कि नहीं? ये अपना इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, ऑर्डर तो कितना है? ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर? या y डैश प्लस y इक्वल्स टू x, सो ऑर्डर 1, डिग्री 1। नाउ हियर मॉडुलस ऑफ dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू x। यहां पर देखो ऑर्डर तो कितना है? 1। अब व्हाट अबाउट डिग्री? सो आप देखो dy बाई dx अपना किस में है? मॉडुलस में है, यानी कि अपना dy बाई dx प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसका मतलब नॉट यूनिक, वो अपना यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो y डबल डैश 3/2 इक्वल्स टू y डबल डैश 2/3। अब इसमें अपने को ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। क्लियर? इसमें अपने को ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर तो आपको दिख रहा है साफ 2, डिग्री तो y डबल डैश इक्वल्स टू y डबल डैश, है ना। अब क्या करें अपन? पावर 6 ऑन बोथ साइड, पावर 6 ऑन बोथ साइड सॉल्व करेंगे अपन। y डबल डैश टू द पावर 9 इक्वल्स टू y डबल डैश टू द पावर 4, ठीक है। अब यहां पे ऑर्डर तो 2 हो गया, डिग्री कितनी है? 9, क्योंकि अगर आप इसको आगे सॉल्व भी करोगे तब भी क्या बनेगा? ये माइनस y डबल डैश 4 इक्वल्स टू 0, डिग्री तो 9 है ना। लेकिन एक और चीज़ है, ये तो अपना मेथड 1 हो गया। सेकंड मेथड, क्या आप y डबल डैश को नीचे डिवाइड करके देखो तो क्या बनेगा? ये y डबल डैश टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? तो यहाँ पर तो डिग्री 5 आ गई, लेकिन यहाँ पर डिग्री 9 आ रही है। इसका मतलब क्या है? कौन सा सही है इसमें से? ये सही होगा या ये सही होगा? तो यहाँ पर आती है अपनी रियल एनालिसिस, ठीक है। अब अपन को ओडी पढ़ने का मज़ा आने वाला है। देखो ये सही होगा, क्यों सही होगा भाई? देखो ओडी पढ़ रहे हैं, ओडी में क्या है? फंक्शंस है, फंक्शंस है भाई, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है या नहीं है? तो फंक्शन है ना, और फंक्शन है तो किसी न किसी डोमेन पर डिफाइन होगा, ठीक है। और चाहे कुछ भी हो जाए, डोमेन तो सेम ही रहेगा ना किसी फंक्शन के लिए। अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन पर डिफाइन हो चुका है तो डोमेन तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? y डबल डैश पावर 9 अपॉन y डबल डैश पावर 4 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि y डबल डैश मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ? लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई डोमेन दिया नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ? अपने डोमेन में छेद हो गया, डोमेन पंक्चर हो गया, इसको बोलते हैं डोमेन का पंक्चर होना। ये अपना डोमेन था पूरा, अब यहाँ से जो जीरो है वो जीरो अपना एक्सक्लूड हो गया, ये जीरो अपना एक्सक्लूड हो गया, तो ये डोमेन चेंज हो गया। तो डोमेन अपने को चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर डोमेन चेंज है, तो ये अपनी डिग्री हो ही नहीं सकती, ये अपनी डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमेन चेंज्ड नहीं है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंस है रियल एनालिसिस की अपने ओडी में। तो सीधी सीधी बात ये समझो कि ओडीई हो चाहे पीडीई हो, आप पढ़ क्या रहे हो? फंक्शंस पढ़ रहे हो ना, तो डोमेन के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। डोमेन के ऊपर आप काम करोगे। इसी चीज़ से आप इंटीग्रल फैक्टर, अगर आपने ओडी पहले पढ़ी है तो आपको पता होगा इंटीग्रल फैक्टर होता है एक। तो इंटीग्रल फैक्टर किस चीज़ के लिए है? इंटीग्रल फैक्टर अपना किस चीज़ के लिए? वो डोमेन के लिए ही है। डोमेन या तो एक्सटेंड कर देता है या फिर उसको श्रिंक कर देता है। अभी जैसे अपना डोमेन पंक्चर हुआ था ना, इंटीग्रल फैक्टर को बुलाएंगे अपन, वो क्या करेगा? जैसे डोमेन यहाँ पर पंक्चर हो गया, अब ये हिस्सा खाली है, ठीक है, ये हिस्सा खाली है पूरा, तो डोमेन क्या करेगा? इसको श्रिंक करेगा, इसको ऐसे श्रिंक कर देगा, है ना, इसको ऐसे श्रिंक कर देगा, जैसे सिंगम कर रहा था ना वैसे इसको श्रिंक कर देगा। तो ये डोमेन भर गया, ये अपना इंटीग्रल फैक्टर का काम है। तो इंटीग्रल फैक्टर का बेसिक मतलब ये है कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, पीएचडी इंटरव्यू में, कि भाई इंटीग्रल फैक्टर का मतलब क्या है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो लेकिन उसका मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है? तो कुछ नहीं करता, वो डोमेन के ऊपर काम करता है। क्लियर? सो देखो अब अपन आगे पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इसमें देखो, इस टाइम पे जब अपन CSIR नेट गेट TIFR के लिए जब अपन पढ़ रहे हैं, इस टाइम पर मैं आपको मतलब सॉल्यूशन निकालना इतने अच्छे से नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको आता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है।
सॉल्यूशंस निकालना आपको आता है, बट उन सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना और बिना सॉल्यूशन निकाले सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना, वो अपन देखेंगे। और वही है एक्चुअल रियल एनालिसिस और वही है एक्चुअल ओडीई। अगर मान लीजिए मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं, जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश एंड वाई डबल डैश, जैसे मान लो मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से अगर मैं इसका कोई सॉल्यूशन दे दूं आपको जी एक्स वाई इक्वल्स टू 0, सॉल्यूशन दे दिया, अब तो ये फंक्शन आ गया, तो इस फंक्शन पर तो आप सीधा सीधा काम कर सकते हो। तो इसमें आपने कौन सा तीर मार दिया। मुद्दे की बात और मजे की बात तो तब है ना जब आपके पास सॉल्यूशन ना हो, लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बता दो, सॉल्यूशन किस तरह का होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक होगा, कि क्या कहते हैं कोई कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, तभी तो मजे की बात है कि नहीं। तो उस चीज़ पर अपन काम करेंगे। तो अभी तो खैर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विच इज ऑफ द टाइप बिलो dy by dx प्लस p of x y इक्वल्स टू q of x, ठीक है, p of x डॉट y इक्वल्स टू q of x। वहाँ पर p of x और q of x क्या है अपने पास, x के फंक्शन है ना। अब इधर देखो मैंने dy by dx अलग लिखा है मैंने, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, डिग्री फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर dy by dx के साथ वेरिएबल भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। यहाँ पे x तो हो सकता है, जैसे मान लो x हो गया तो इस x को तो अपन नीचे डिवीजन करके ले जा सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर x टर्म्स आ गई तो उसको तो अपन डिवाइड करके नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर y टर्म इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, इसके साथ y टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं होनी चाहिए। सो लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि dy by dx प्लस एक्स साइन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो साइन वाई आ गया, ठीक है, जबकि वाई नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ से अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो साइन वाई का एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई माइनस वाई क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस वाई 5 अपन 5 फैक्टोरियल माइनस वाई 7 अपन 7 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? लेकिन यहाँ पर वाई की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी, और मिनिमम पावर भी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी, ठीक है। अब वैसे खैर पी एक्स को आप 0 कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स बन जाएगा, तो वो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट मैं अभी इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं। तो y की पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे y की पावर क्या हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई। आई बात समझ में? इस वजह से ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानोगे आप? ये फॉर्म आपको याद रखनी, कौन सी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इस तरह की फॉर्म से अगर कोई मैच करता है तो वो अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। आई बात समझ में? इसलिए कहता हूँ डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन पर फोकस करो, क्योंकि डेफिनेशन अगर जानते हो तो सब कुछ हो जाएगा। अगर डेफिनेशन नहीं जानते हो तो आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो यार, आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो और आपसे वो वही चीज़ें पूछेगा जो बिल्कुल कॉमन होगी और आप उनको कॉमन समझ कर ही छोड़ जाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप डेफिनेशन याद कर लोगे, मुझे पक्का भरोसा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, है ना, तो अब अपन उनके सॉल्यूशंस निकाले बिना सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चंस देखो, देखो ये है अपने कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कुड बी। सो यहाँ पे देखो फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, ये अपना सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं है तो पूछा गया है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट कितना हो सकता है, ऑर्डर हाईएस्ट कितना हो सकता है। तो देखो एट व्हाट टाइम फाई इज डिफरेंशिएबल, हाउ मेनी टाइम्स इज फाई डिफरेंशिएबल हियर? सो ओनली वन टाइम, ठीक है। सो ओनली वन टाइम, यानी कि अगर फाई डैश एक्स निकालोगे तो क्या बनेगा? वो आपके पास बनेगा -2 mod x, यही बनेगा। अब इसके बाद ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्या? डिफरेंशिएबल नहीं है ये डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या है कि ओनली वन टाइम्स फाई इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी 1। The order of differential equation is 1 here. Great. Now let's phi x is the solution of the differential equation this, then find how many times is phi x differentiable. So see, phi x क्या है? सॉल्यूशन है इसका, और पूछा गया है कि phi x कितनी बार डिफरेंशिएबल हो सकता है एट मैक्स। सो देखो phi x मतलब क्या है? y इक्वल्स टू phi x, यही है। सो y डबल डैश तो ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब 2 टाइम्स तो ऑलरेडी वो डिफरेंशिएबल है। क्या 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है? तो चलो उसको डिवाइड करते हैं। अब y फाई एक्स से कंटिन्यूस फंक्शन में डिवाइड कर सकते, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y डबल डैश
इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल्स टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। इसी तरह से और आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो कितनी टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको अपन कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स डिफ्रेंशिएट। y को अपन कितनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फाई क्या है अपने पास, इनफाइनाइट टाइम्स डिफ्रेंशिएबल है। क्लियर? नाउ इफ फाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इज फाई एक्स डिफ्रेंशिएबल। सो देखो इसका सॉल्यूशन है फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा तो पुट करके देख लो, तो क्या बनेगा ये फाई डबल डैश एक्स प्लस फाई एक्स इक्वल टू मोड एक्स, यही बनेगा। क्लियर? अब क्या अपन इसको और आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फाई ट्रिपल डैश प्लस फाई डैश इक्वल टू मोड एक्स, तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, यानी कि इसको अपन और आगे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो फाई को अपन कितने टाइम्स, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। तो यहाँ पर देखो अपन बिना सॉल्यूशन निकाले उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को अपन ने चेक कर लिया, ऑर्डर को अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, ये कहलाती है अपनी रियल एनालिसिस। ठीक है, तो बिना सॉल्यूशन निकाले अपने को सॉल्यूशन के बारे में पता चल जाए, वही है आपकी, आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठने के लिए वर्दी हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। सो हियर वी वुड बी वर्किंग विद द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सॉल्यूशन है ना, तो जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सो लेट फाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फाई एक्स लिखा है मैंने, माना है मैंने कि एक्स अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट क्वेश्चन और कंडीशंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, लेट फाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फाई एक्स is called general solution if the number of arbitrary constants equals order of the differential equation। क्या कि अपने पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट के नंबर के इक्वल हो जाए तो वो अपना जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वो आएगा आपके पास c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, या फिर कुछ और सा सॉल्यूशन निकालोगे तो c1 cos x प्लस c2, कुछ और सा निकालोगे तो c1 sin x प्लस c2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, 1 2 1 2 1 2 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। दैट मीन्स हियर दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलो अब आते हैं बात अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर। अब आती बात पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस हियर द सॉल्यूशन obtained by giving the values to the general solution is called पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सो अगर अपन C1 और C2 के यहाँ पर वैल्यू दे देंगे तो वो अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब क्या है, जो एक पर्टिकुलर हो, किसी एक जैसे बोलते हैं ना पर्टिकुलरली, यानी किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए वो पर्टिकुलर हो, यानी कि अपन अगर यहाँ पे C1 और C2 को स्पेशल वैल्यूज दे देंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज दे देंगे तो वही अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हिंदी में जिसे विशेष बोलते हैं कि अपन जिसको कोई विशेष वैल्यू दे देंगे, विशेष मान दे देंगे ना, तो वो अपना क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड, सिंगुलर सॉल्यूशन। सो एन एनवलप ऑफ द सॉल्यूशंस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्या आपके पास जो एनवलप होगा ना सॉल्यूशंस का, तो ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा। एनवलप क्या चीज़ होती है वो आपने बीएससी में पढ़ा होगा, तो उसको मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करने वाला हूँ। तो जो एनवलप होगा ना सॉल्यूशंस का, वही अपने क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ y डैश इक्वल्स टू रूट y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको आप सोल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, तो कुछ ना कुछ आएगी। लाइक चलो सॉल्व भी करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट वाई बनेगा ये, तो यानी कि डी वाई अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू डी एक्स, यानी कि 2 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन y इक्वल्स टू 0 भी तो सॉल्यूशन है इसका, पुट करके देख लो, है क्या नहीं,
y इक्वल टू 0 भी इसका सोल्यूशन है। तो इस तरह से जो एनवेलप बनता है ना, इस तरह से अपना जो एनवेलप बनेगा वही एनवेलप क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात। अब देख लो ये तो अपन ने जो निकाला है ये क्या है, अपना जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, जैसे मान लो कोई कंडीशन दे दी, जैसे y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से। तो 2 रूट y इक्वल टू x हो गया, नहीं हो गया, 2 रूट y इक्वल टू x। सो दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, and this one also is the solution. So again see this condition, the solution y equals to 0 also satisfying this condition as well. That means here this is the singular solution. और इस तरह का जो अपना एनवेलप बनेगा वो अपना क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन को शो करेगा ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। तो इस तरह से अपन सॉल्यूशंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं अपन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो चलो एक मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ जो कि जेम में और नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। सो लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 1, है ना, एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इज द कंडीशन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू y अल्फा हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी जैसे अपन ने देखा था ना y डैश इक्वल्स टू रूट y, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2, 0 से 1 के बीच में है नहीं है, और y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है क्या नहीं। तो इस चीज़ के, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और वो कैसे आते हैं, तो अब यहाँ पर बनेगी अपनी लीनियर अलजेब्रा। सो लीनियर कॉम्बिनेशन से आते हैं वो, ठीक है। किससे आते हैं वो, लीनियर कॉम्बिनेशन से। जैसे y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू c1 sin x प्लस c2 cos x, है ना। लेकिन y इक्वल्स टू sin x भी तो है सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू cos x भी तो है सॉल्यूशन। अब cos x और sin x दोनों LI सॉल्यूशंस हैं, इनका अपन लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, c1 cos x c2 sin x बन गया, वो भी अपना सॉल्यूशन है। तो इस तरह से अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे अगर अपने पास ये केस हुआ तो, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो लाइक dy बाई डी एक्स प्लस मोड y इक्वल टू 0, इसके फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो किस तरह से सोचा जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। दोनों के दोनों मोड में है और वो 0 है, क्लियर है। अच्छा, दोनों मोड में है, 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सम, पॉजिटिव नंबर्स को अपन जोड़ेंगे वो सम 0 आ रहा है, तो वो 0 कब आ सकता है, जब दोनों के दोनों 0 हो, दोनों के दोनों 0। तो देखो अगर y 0 है तो dy बाई डी एक्स 0 हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है अपने पास यहाँ पर, y इक्वल्स टू 0। इस तरह से, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आप देख के देख लो। क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स 0 है खुद। क्लियर। देखो अगला लेते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस मोड y प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लो कि अपन a को पॉजिटिव लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास +3 है, तो यही कॉन्सेप्ट लगा दें यहाँ पर, दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना। तो यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इधर ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव्स को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो पॉजिटिव्स को जोड़ने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव 0 होने चाहिए। लेकिन 3 तो 0 नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दूसरी तरह से सोच सकते हो कि भाई ये तो +3 है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि ये -3 होना चाहिए तब जाके अपने पास 0 बने, है क्या नहीं। भाई ये +3 है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, तो ये -3 होना चाहिए ताकि ये अपने पास 0 बने। क्लियर। तो क्या दो पॉजिटिव्स का सम माइनस हो सकता है, कभी नहीं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब देखो, अब इसी तरह से और लेके चलते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस मोड y प्लस a इक्वल्स टू 0, और a की वैल्यू नेगेटिव ले लो। जैसे मान लो -2, है ना, मान लो -2, तो अब इन दोनों का सम अगर 2 हो गया तो 2 - 2 देखो 0 आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखो क्या क्या पॉसिबल है कि अगर आप y को 2 ले लो या फिर y को -2 ले लो, हो जाएगा मोड y इक्वल्स टू 2 बनेगा, 2 - 2 0, मोड y इक्वल्स टू 2 बनेगा, 2 - 2 0, dy बाई डी एक्स 0 बनेगा, तो 2 - 2 0। तो यही तो सॉल्यूशन है, इसके अलावा और आप चेक करके देख लो, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर है अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन कि y डबल डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन है, तो देखो दोनों स्क्वायर टर्म्स 0 हैं, दोनों स्क्वायर टर्म्स 0 है, इसका मतलब y डबल डैश 0 होगा, y डैश 0 होगा।
इसका मतलब क्या है, C1 प्लस C2x अपना सोल्यूशन है और इसके हिसाब से कोई C3, तो यानी कि तो कांस्टेंट या फिर x टर्म इसका सोल्यूशन होगा। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करके अपन कर दें कि y डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सोल्यूशन है, तो क्या होगा इसका मतलब कि भाई y इक्वल टू 0 अपना सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शन को, आप इक्वेशन को देख के सॉल्यूशन का पता लगा सकते हो। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिना सॉल्यूशन निकाले भी आप सॉल्यूशन कितने होंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन और ज़्यादा इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे अपनी ओडी की क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपना रियल और लीनियर का कॉन्सेप्ट भी बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, जो कि अपने पीएचडी इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने आपको पीएचडी वाला क्वेश्चन बताया कि भाई dy/dx=1 में कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।